सीधे मुद्दे पर। आज लड़ाई मोदी बनाम इंडिया में कन्वर्ट हो गई। आज से नरेंद्र मोदी के सामने चुनावी राजनीति हो, सैद्धांतिक राजनीति हो या संसदीय राजनीति हो, वैचारिक राजनीति हो या जन आंदोलन हो या उनकी नीतियों के विरोध के लिए सड़क पर उतरना हो या आम तरीके से भी अगर नरेंद्र मोदी का विरोध करना है तो इंडिया सामने है। अब नरेंद्र मोदी के विरोध में इंडिया खड़ा है और ये शह और मात के खेल में नरेंद्र मोदी से एक बार फिर राहुल गांधी ने बाजी मार ली है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। यह मैं पहले भी बताया था। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने अब खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, टिक भी नहीं पा रहे हैं। लड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब अगर क्रिकेट की भाषा में बोलें तो राहुल गांधी का एक बाल भी नरेंद्र मोदी खेल नहीं पा रहे हैं। और अगर इसे उलटकर बोलें तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के हर बाल पर चौका छक्का मार रहे हैं। अब अगर इसे फुटबॉल की भाषा में बात करें तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को फ्रंट फुट पर फॉरवर्ड में खेल रहे हैं और यहां तक कि उनको पास भी नहीं दे रहे हैं, उनकी पार्टी को पास भी नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी को फुटबॉल बना करके इस समय राहुल गांधी खेल रहे हैं। इसमें मेरी मंशा किसी के मानहानि की नहीं है, कुछ उदाहरणों के जरिए यह बताने की है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के दिमाग को नाप चुके हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के हर चाल को समझ चुके हैं और राहुल गांधी अब उनकी हर चाल का जवाब भी दे रहे हैं और साथ में राहुल गांधी के एक भी चाल की काट नरेंद्र मोदी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कई दिनों से कर रहा हूं। यहां भी मैं वही बात कहूंगा, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल भी इस मंच पर हैं तो आपको या पूरे देश को यह मानना चाहिए कि इस मंच पर अब आरएसएस भी है। अरविंद केजरीवाल मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आरएसएस के वो दुलारे बेटे हैं जिसके लिए आरएसएस कुछ भी कर सकती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब आरएसएस भी पूरी तरह से निर्णय ले चुकी है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। और इसी विजन और इसी मिशन पर आरएसएस काम कर रही है। ये बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप भूलें ना, इस बात को याद रखें, क्योंकि ये बात नहीं, ये चैलेंज है।
अब सवाल ये उठता है मेरे दोस्त कि राहुल गांधी ने जो दाव बेंगलोर में इंडिया के जरिए खेला है, क्या उसकी कोई काट नरेंद्र मोदी के पास है? मेरे दोस्त, ये बात मैं बार बार कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पर चल रहे हैं और जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल विपक्ष करेगा। हालांकि उनके रास्ते पर विपक्ष नहीं चलेगा। अब नरेंद्र मोदी के पास कोई काट नहीं है, कोई जवाब नहीं है, नरेंद्र मोदी हार चुके हैं, नरेंद्र मोदी हार मान चुके हैं। अब कोई षड्यंत्र करें, जैसे सीधी सी बात, भारत पाकिस्तान युद्ध, और इसके जरिए माहौल बनाने की कोशिश करें, या चीन से छोटी मोटी झड़प और उसके जरिए देश में माहौल बनाने की कोशिश करें, या फिर हिंदू मुसलमान का दंगा जो उनका फेवरेट ब्रह्मास्त्र है और जिसका इस्तेमाल वो हर चुनाव में करते हैं, या फिर आतंकवादी हमले जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालेंगे, देश में एक नकली वेव्स क्रिएट करेंगे अपने सुपारी मीडिया के जरिए। लेकिन इन सारी कोशिशों में भी वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देश उनसे ज्यादा एक कदम आगे बढ़कर उन्हीं की तरह सोचने लगा है। भाई वो राजा हैं सिंगोल वाले, और उनकी प्रजा अगर उनके बारे में सोचेगी तो कुछ यही सोचेगी ना। तो दोस्तों, अब इंडिया मोदी के सामने है, और इंडिया राहुल गांधी के दिमाग की उपज है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राहुल गांधी वाले उस नाम की बात कर रहा हूं जिसके जरिए नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने शह और मात दोनों एक साथ दे दी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया, ये नाम जो दिया है राहुल गांधी ने, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी को आधा तो इस नाम से ही परास्त कर लिया, मानसिक रूप से उन पर विजय प्राप्त कर ली। बाकी कुछ दिनों में और सामने आएगा, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं, आपको पहले बताता रहा हूं, बाद में आप उसे स्वीकार करते रहे हो और मानते रहे हो। तो इंडियन
नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। जो नामकरण राहुल गांधी ने बेंगलोर की मीटिंग में दिया, उसे सभी विपक्षी पार्टियों ने हाथों हाथ लिया। विपक्ष की एकजुटता और विपक्ष की जरूरत, विपक्ष की सहभागिता, विपक्ष की समन्वयता बेंगलोर के इस बैठक में देखने को मिला। 26 पार्टियों ने मिलकर के ये अलायंस बनाया है। अभी और भी लोग जुड़ेंगे, जिनमें देश के प्रति जज्बा होगा, जो राष्ट्रवादी होंगे, जो चोर नहीं होंगे, भ्रष्टाचारी कीड़े नहीं होंगे, जो मोदी से डरते नहीं होंगे, जो मोदी के सामने ताल ठोक कर खड़े होंगे, ऐसे बहुत से लोग और भी आगे जुड़ेंगे। लेकिन इस बेंगलोर की मीटिंग से, विपक्ष की मीटिंग से नरेंद्र मोदी इतना बौखलाए हुए हैं कि अपने एक कार्यक्रम के भाषण में उन्होंने एक पूरा का पूरा भाषण अपनी पार्टी को समर्पित कर दिया, अपनी राजनीति को समर्पित कर दिया, जबकि वो उनका भाषण, उनका उद्बोधन सावरकर पर होना चाहिए था, माफी वीर सावरकर पर। लेकिन उन पर बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बोलते क्या। तो लगे हाथ उन्होंने सरकारी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपना चुनाव प्रचार कर डाला। लेकिन उतने से भी उनसे रहा नहीं गया, अपनी भी बैठक बुला ली। एनडीए की बैठक जो बहुत पहले शायद खत्म हो चुकी है, जो बहुत पहले, जिसका अस्तित्व अब नहीं बचा है, उस एनडीए की बैठक बुला ली। कहने के लिए तो उनके साथ 38 पार्टियां हैं। वैसे वो भले ही कहें कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन 38 पार्टियों की जरूरत उन्हें पड़ी इस मीटिंग में बुला करके उनके सामने फोटो खिंचवाने की, उनके सामने कॉमेडी करने की और उनके सामने कुछ अच्छे राजनीतिक पंच बोलने की। आप जानते हैं कॉमेडियन की भाषा में जिस पर लोग हंसें उसे पंच ही कहते हैं। तो पंच बोलने की कोशिश की, अच्छा रहा उनकी कॉमेडी। एनडीए की बैठक में, और आप जानते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी हैं तो वक्ता एक ही होता है, बाकी तो सिर्फ श्रोता होते हैं। और अब ये श्रोता भी कहां रहे, ये तो भ्रष्टाचारी नाली के कीड़े हैं, भ्रष्टाचारी गंदी नाली के कीड़े। मैं वो गंदी नाली वाला बात नहीं कर रहा हूं, भ्रष्टाचार की गंदी नाली के कीड़े हैं। और ये भ्रष्टाचार की गंदी नाली में चले गए और ये भ्रष्टाचार की गंदी नाली में खड़े हैं, इंतजार में हैं कि कमल फिर खिलेगा।
बाहर फिर लौटेगी, मोदी फिर जीतेंगे। न जाने क्या क्या सोच करके नरेंद्र मोदी के साथ आए गए, लेकिन अगर उन पार्टियों के का नाम अगर लें या उनके पार्टियों के बारे में जानकारी हासिल करें तो सबकी सब वन मैन शो पार्टी है।